हेलो। एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियोस से हम आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो डायग्नोसिस का कार्य किया जाता है, कारणों की खोज का कार्य किया जाता है, जिसे कि डायग्नोसिस शब्द के नाम से जाना जाता है, निदान के नाम से जाना जाता है और उसे वर्तमान में क्लिनिकल असेसमेंट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और आपको पिछले 3 वीडियोस में हमने इसके अलग अलग प्रकार के जो तरीके थे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इन सब के बारे में बताया। आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे जो ये डायग्नोसिस का कार्य होता है वह किस प्रकार से परीक्षणों के द्वारा भी किया जाता है। तो मानसिक रोगों के निदान में जो मुख्य एक साधन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इनका मूल्यांकन और उपयोगिता बहुत ही अधिक है। इनके द्वारा जो हम मूल्यांकन करते हैं, इस मूल्यांकन की उपयोगिता का महत्व अत्यधिक है। इस दिशा में जो अध्ययन हुए हैं उसमें बुद्धि और व्यक्तित्व के मापन के लिए अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हैं वो वर्तमान में उपयोग में लाए जाते हैं और इनका उपयोग निदान कार्य में बहुत अधिक किया जाता है। इस संबंध में जो बुद्धि परीक्षण है उसमें WAIS, वैश्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या स्केल, रोशा परीक्षण, TAT परीक्षण, यह परीक्षण काफ़ी समय से पूरे विश्व में निदान कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इनके द्वारा जो मानसिक जो रोगी होते हैं उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, रुचि, चिंता, कुंठा के अतिरिक्त इनके जो व्यक्तित्व से संबंधित विकार हैं, उनका भी मूल्यांकन और अध्ययन किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, नैदानिक कार्य में इन परीक्षणों का उपयोग केवल ऐसे मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं जो कि इनके लिए ट्रेंड होते हैं। अप्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, अगर प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो यह 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक। वैयक्तिक परीक्षण वह होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार में एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं, जबकि सामूहिक परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो परीक्षण हुए वह सामूहिक परीक्षण होते हैं और इसके अतिरिक्त यह जो परीक्षण होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, निष्पादन, अनेक प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऐसे परीक्षण जिनमें कि भाषा का प्रयोग किया जाता है, शाब्दिक परीक्षण कहलाते हैं। और जब शाब्दिक परीक्षणों का उपयोग एक बार में एक व्यक्ति पर किया जाता है तो वह शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण कहलाता है। और जब इसी प्रकार से जो शाब्दिक परीक्षण है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों पर किए जाते हैं तो वह शाब्दिक सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं। तो मानसिक रोगों के निदान में हमेशा अक्सर इस ऐसे परीक्षण उपयोग में लाए जाते हैं जो कि वास्तव में रिलायबल, वैलिड या स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, माने जो विश्वसनीय, वैध
और मानकीकृत होते हैं। मनोचिकित्सक उन्हीं परीक्षणों का उपयोग करते हैं जो परीक्षण मानकीकृत, वैध और विश्वसनीय होते हैं। ऐसे परीक्षणों के द्वारा मापन और मूल्यांकन जो है वह प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध और वैज्ञानिक प्रकार का होता है। और निदान कार्य में यह देखा गया है कि यह जो परीक्षण उपयोग में लाए जाते हैं, इसके लिए ऐसे परीक्षण को उपयोग में लाना चाहिए जिसके लिए नॉर्म या मानक उपलब्ध हों। जैसे कि नैदानिक कार्य में बैटरी टेस्ट ऐसे परीक्षण कहे जाते हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का एक समूह होता है। इसका भी उपयोग किया जाता है। जो साइकोलॉजिकल हम डायग्नोसिस करते हैं उसमें कई प्रकार के कॉन्सेप्ट को मापने के लिए परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक निदान कार्य में कई प्रकार के परीक्षणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट को मापने के लिए किया जाता है, उनमें जो प्रमुख है, मुख्य रूप से जो है वह है जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी सामान्य बौद्धिक प्रकारों का मापन। स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स एंड थॉट्स डिस्टर्बेंस, यानी विशिष्ट ज्ञानात्मक प्रकार, मनोवैज्ञानिक दोष आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इन सब के बारे में परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। क्षमताओं, अभिक्षमताओं, उपलब्धियों के संबंध में। इंटरेस्ट, वैल्यूज, एप्टीट्यूड टेस्ट आदि, रुचि, मूल्य, सामाजिक अभिरुचि परीक्षण आदि का। साथ ही साथ पर्सनालिटी मेजरमेंट, यानी व्यक्तित्व मूल्यांकन, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक प्रक्रियाओं का मापन। मुख्य रूप से जो है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो है उसको कुछ वर्गों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले हम आज आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में बता रहे हैं। मानसिक जो रोग होते हैं उनके निदान में जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वह बहुत ही यूज़फुल है। जो बुद्धि परीक्षण है, आपको पता है कि बुद्धि परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। तो जो रोगी की आयु है उसके अनुसार, आयु और शिक्षा के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो मानकीकृत बुद्धि परीक्षण हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इन बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करते समय सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, यानी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स को भी ध्यान में रखकर ही बुद्धि परीक्षणों को सेलेक्ट किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी बौद्धिक निर्धारक के रूप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाती है। जो WAIS के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें वो वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और वेशलर ने बच्चों के बुद्धि मापन के लिए भी एक स्केल डेवलप की थी। तो इस तरह से वेशलर बुद्धि परीक्षण जो है वह अलग अलग आयु वर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कई प्रकार के परीक्षण हैं, जैसे WPPSI, यानी यह वेशलर द्वारा निर्मित ऐसा परीक्षण है जो प्राइमरी स्केल परीक्षण कहलाता है, और यह 4 से 6.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, चाहे बालक हो या बालिका हो। इसी प्रकार वेशलर ने WISC, वेशलर इंटेलिजेंस स्केल जो है
वह भी है। और ये स्केल WISC यह बच्चों के लिए है, फॉर चिल्ड्रन। और यह परीक्षण जो है 7 से लेकर 16 वर्ष तक की आयु पर उपयोग में लाया जाता है और इसमें 1955 में संशोधन भी हो चुका है। इसी तरह से वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल भी है। वेस्लर ने जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, इसका निर्माण जो किया था 1955 में किया था और इस प्रकार के परीक्षण के द्वारा इन्होंने यह बताया कि इस परीक्षण से जो है वयस्कों की बुद्धि का जो मापन है वह सरलता से किया जा सकता है। इस परीक्षण में जो परीक्षण का स्वरूप है वह शाब्दिक और निष्पादन दोनों प्रकार के परीक्षण की इसमें विशेषताएं हैं। इसमें 2 भाग हैं और पहले भाग में 6 उपभाग हैं। यह जो परीक्षण है, इस परीक्षण के सभी भाग में जो पद हैं, यानी पहले भाग में जो पद हैं वह शाब्दिक हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना से संबंधित। सामान्य जो है कॉम्प्रिहेंशन से, जनरल कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित। गणितीय तर्क से, अर्थमेटिकल रीजनिंग से संबंधित। समानताओं से संबंधित, सिमिलैरिटीज से संबंधित। शब्दावली से संबंधित, वोकैबुलरी से संबंधित। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो डिजिट होती हैं, डिजिट स्पैन यानी कितना विस्तार है, अंक विस्तार, इससे संबंधित है। और जो दूसरा भाग है वह निष्पादन से संबंधित है और इसमें भी कई तरह के परीक्षण सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि चित्र पूर्ति है, चित्र व्यवस्था है, ब्लॉक डिजाइन है, साथ ही साथ वस्तु को एकत्र करना, संख्या संकेत आदि प्रकार के परीक्षणों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस परीक्षण का जो वेस्लर का जो ये परीक्षण है वह एडल्ट स्केल जो है वह 16 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बुद्धि के मापन के लिए बहुत ही उपयोगी परीक्षण है। इस प्रकार के परीक्षण में भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षणों की फलांकन की जो विधि है, स्कोरिंग मेथड भी जो है वह अलग अलग प्रकार से है और इनको जो ज्ञात किया जाता है वह मूल जो प्राप्तांक होते हैं, यानी रॉ स्कोर को मैनुअल में जो टेबल दिया होता है उससे जो है चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद इसको ज्ञात किया जाता है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के बारे में। इस परीक्षण का जो यूज है, इसकी जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो पाई गई है उसमें रिलायबिलिटी जो है वह 0.65 से 0.94 तक पाई गई है और ये स्टैनफोर्ड माप ने 1937 और इस परीक्षण में भी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात किया गया वह भी जो है वह रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से भी ज्ञात किया गया और यह 0.72 पाया गया। इस प्रकार का जो परीक्षण है, इस परीक्षण के जो मानकों की गणना है वह 850 पुरुषों और 950 स्त्रियों के प्राप्तांकों पर आधारित है और यह जो मानक लिए गए थे ये शहरी, ग्रामीण, शिक्षा के स्तर, व्यवसाय, जाति के आधार पर भी इस प्रकार के परीक्षण में मानकों की गणना की गई। ये तो रहा WAIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं भाटिया के बुद्धि परीक्षण के बारे में। चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में ये भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया
और इस परीक्षण में को डॉक्टर भाटिया का जो बनाने का उद्देश्य था कि परीक्षण जो है इसका उपयोग जो मैक्सिमम इंडियन सिटीजन हैं, जो भारतीय जनता है, उस पर हो सके। और जिस समय यह परीक्षण इन्होंने डेवलप किया था 1955 में, उस समय साक्षरता दर और भी कम थी। तो एक तरह से जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, कम पढ़ी लिखी थी, और ऐसी जनता जो कि अनपढ़ हो, शहर में या गांव में कहीं भी रहने वाली हो, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाली हो, उस पर भी यह परीक्षण निष्पादित किया जा सके। भाटिया द्वारा निर्मित यह जो परीक्षण है 11 से 16 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए है। इस प्रकार के जो परीक्षण है इसका मानकीकरण 1154 बच्चों के आधार पर किया गया और इसमें 642 शिक्षित तथा 512 अशिक्षित बच्चे लिए गए। इस तरह के परीक्षण में कुल 5 परीक्षण जैसे कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट, ये आकृति खींचने का परीक्षण, फिगर ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंप्लीटेशन टेस्ट आदि थे। भाटिया का जो परीक्षण है इसकी भी विश्वसनीयता गुणांक जो है वह 0.85 शिक्षितों के लिए और 0.84 अर्ध शिक्षितों के लिए, जो वैधता के मापन की विधि है उसमें जो है विश्वसनीयता के मापन की विधियों का प्रयोग करके इसमें स्प्लिट हाफ मेथड आपने पढ़ा हुआ है, अर्ध विच्छेद विधि से ज्ञात किया गया और यह देखा गया कि शिक्षित और अशिक्षित के लिए जो वैधता गुणांक है वह भी 0.70 तथा 0.71 है। 0.70 और 0.71 है। और भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है और इसके कुछ जो प्रमुख अध्ययन के कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त हुए। यह पाया गया कि श्रमिक या कृषि कार्य करने वाले परिवार जो होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है, कम तथा उच्च काम करने वाले माता पिता जो होते हैं उनके परिवार के बच्चों की बुद्धि अपेक्षाकृत कुछ अधिक होती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि शहर के बच्चों ने ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा इस परीक्षण पर कुछ अधिक बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित की। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं क्योंकि वह समय 1955 का समय था जबकि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाई थी, तो निश्चित ही ग्रामीण और शहरों में काफ़ी डिफरेंस पाया गया। लेकिन आज शहरों और गांवों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं रह गया है। टेक्नोलॉजी की देन है कि हर व्यक्ति हर प्रकार के आधुनिक संसाधनों से परिचित हो रहा है। आज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई जमाना था कि गांव के बच्चे जानते ही नहीं थे कि कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, कैसे क्या होता है, और आज आप YouTube पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। भले ही ये शहरों में हो रहा हो या न हो रहा हो, कम हो रहा हो, लेकिन आप कंटिन्यूअस कनेक्ट एकदम ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बातें समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने जातिगत प्रभाव भी देखे और आकृति चित्रण में इन्होंने कहा कि पहचान शक्ति तथा को परीक्षण, ये सब जो है समस्या जो हल करने की विधि के आधार पर जो प्रयोज्य का व्यक्तित्व है उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी हम अभी आपको कुछ और परीक्षणों के बारे में बताते हैं। अब हम आपको कुछ व्यक्तित्व परीक्षणों के बारे में बताते हैं।
पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताने चल रहे हैं। मानसिक रोगियों का जो निदान कार्य होता है उसमें पर्सनालिटी मेजरमेंट और मूल्यांकन की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है और इसके लिए जो मुख्य रूप से जो परीक्षण होते हैं इनको दो हम प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट और दूसरा प्रोजेक्टिव टेस्ट। जो अप्रक्षेपण विधियां हैं उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व अनुसूची, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको कि निर्माण किया था हाथवे और मैकिनले ने, और इस परीक्षण का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। यह जो परीक्षण है यह व्यक्तित्व मापन के लिए एक अप्रक्षेपी विधि है और इस परीक्षण के द्वारा इस जो अनुसूची है इसके द्वारा व्यक्तित्व के अनेक प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह जो अनुसूची है इसमें कुल देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें बहुत अधिक है। कुल 550 प्रश्न हैं। आपने टेस्टिंग के पेपर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ चूंकि हम बस डायग्नोसिस कार्य के लिए इसको बता रहे हैं इसलिए बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका डिटेल आपने टेस्टिंग के पेपर में पढ़ा है। यह जो अनुसूची है इसमें 550 प्रश्न हैं और प्रत्येक का उत्तर देने के लिए 3 विकल्प हैं, ट्रू, फॉल्स और क्वेश्चन मार्क, यानी जिसको कि ज्ञात नहीं कह सकते। और इस अनुसूची को भरने में लगभग 90 मिनट का वक्त लगता है। जो अनुसूची के 550 प्रश्न हैं, 550 जो प्रश्न हैं, इनको जो है वह 36 टाइटल्स शीर्षक या भागों में बांट दिया गया है। और यह जो परीक्षण डेवलप किया गया इसकी जो रचना है वह 800 मानसिक रोगियों और 500 सामान्य व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर की गई। इस तरह से यह जो अनुसूची है वह 36 भागों में कुछ जैसे इसमें कुछ ऐसे व्यवहार हैं जैसे व्यवहार, वर्तमान व्यवहार, व्यक्त व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, विश्वास, लक्षण, शील गुण, भावनाएं, विभ्रम, रुचियाँ आदि। MMPI जो है इसमें अनेक प्रकार के परीक्षण सम्मिलित हैं, जैसे जनरल माल एडजस्टमेंट, सामान्य कुसमायोजन से संबंधित, साथ ही साथ सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस, प्रेजुडिस, अहम शक्ति, इन सब से संबंधित परीक्षण इसमें सम्मिलित हैं। और इसमें 10 नैदानिक मापनियां भी शामिल की गई हैं, जो कि हाइपोकॉन्ड्रियोसिस से, डिप्रेशन से, हिस्टीरिया से और कई प्रकार की जो मानसिक व्याधियों से संबंधित हैं। इस प्रकार का जो परीक्षण है इसमें अनेक प्रकार के जो मापनियां उपयोग में लाई गई हैं। ये परीक्षण काफ़ी लंबा परीक्षण है। इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह इसी आधार पर आलोचना भी की गई है कि यह बहुत अधिक लंबा है, और लेकिन लंबा होने के बावजूद यह परीक्षण काफ़ी उपयोगी परीक्षण है। और यह जो व्यक्तित्व अनुसूची है इसका जो मूल्यांकन होता है वह 3 वर्गों या 3 कैटेगरीज के आधार पर किया जाता है और फिर जो मूल स्कोर हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है टी स्कोर में, और इस टी स्कोर के जो आधार पर ही हम एक पर्सनालिटी प्रोफाइल, व्यक्तित्व पार्श्व चित्र प्रोफाइल तैयार करते हैं। और इस परीक्षण की जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वह सामान्य प्रयोज्यों के लिए 0.50 से 0.90
और जो रोगियों के लिए है 0.52 से 0.89 है। इसकी जो वैधता पाई गई है वह भी उच्च पाई गई है। इसके अलावा कुछ टेम्परामेंट सर्वे भी किए गए हैं, स्वभाव से संबंधित परीक्षण भी किए गए हैं, सर्वेक्षण रखे गए हैं। यह जो स्वभाव अनुसूची है इसका निर्माण गिलफोर्ड ने 1949 में कारक विश्लेषण के आधार पर किया था। यह जो इन्वेंट्री है इसमें व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन जो है वह 300 क्वेश्चन के आधार पर किया गया और इसमें जो है स्वभाव से संबंधित जो कारक हैं जैसे सामान्य क्रियाएं, आत्मनियंत्रण, आत्मसुरक्षा, सामाजिकता, संवेगात्मक स्थिरता, मित्रता, विचारपूर्णता, आत्मसुरक्षा, व्यक्तिगत संबंध, पुरुषत्व, इस प्रकार के कारकों का इसके सहायता से आसानी से मापन किया गया है और इसका जो मानकीकरण किया गया है वह 533 पुरुष और 389 स्त्रियों पर किया गया है और इसके जो है परसेंटाइल नॉर्म्स भी उपलब्ध हैं। इसका जो विश्वसनीयता गुणांक है वह 0.75 से 0.87 तक है। अब हम आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं। साइकोलॉजी में जो प्रोजेक्टिव शब्द है, प्रक्षेपण जो शब्द है, वह दो अर्थों में ज़्यादातर उपयोग में आया है। एक तो फ्रायड ने सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग मनोरचनाओं के लिए किया था और दूसरा प्रक्षेपण को एक विधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आज हम मुख्य रूप से आपको प्रक्षेपण विधियों के बारे में बताएंगे और इस संबंध में आपको आइजेंक के कुछ एक विचार से भी परिचित कराएंगे। आइजेंक 1972 ने ये बताया है कि प्रक्षेपण विधियां वह मनोवैज्ञानिक विधियों का समूह है जिनमें प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री का स्वतंत्र रूप से तथा असीमित तरीके से अनुक्रिया करता है या संगठित करता है। इस प्रकार प्रयोज्य के जो प्रत्युत्तर होते हैं उन आधार पर यह विधियां प्रयोज्य की मौलिक व्यक्तित्व संरचनाओं तथा अभिप्रेरणाओं के प्रकाशन का दावा करती हैं। ये चीज एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो प्रक्षेपण विधियां हैं उनमें कोई आंसर का विकल्प न होकर जो मुख्य रूप से प्रक्षेपण विधियां हैं वह स्वतंत्र रिस्पॉन्स के लिए प्रयोज्य भी स्वतंत्र होता है। तो जब वह स्वतंत्र होता है तो उसके द्वारा जो अनुक्रिया होती है वह बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती है। इसीलिए यह मौलिक व्यक्तित्व संरचनाओं और अभिप्रेरणाओं के प्रकाशन का दावा करने की बात आइजेंक ने की है। इस प्रकार की जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं, इस संबंध में मरे ने भी ये कहा है कि हेनरी मरे ने कि जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं उसके द्वारा प्रयोज्य जो है वह जो भी प्रक्षेपण करता है वह दमित नहीं होता है। यह सामग्री ऐसी होती है जो कि चेतन स्तर पर होती है क्योंकि वह व्यक्त कर देता है और यह स्वीकार करने योग्य होती है। ऐसी सामग्री कभी कभी ऐसी भी होती है कि जिसकी तारीफ की जा सके और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो प्रक्षेपित जो सामग्री है वह चिंता या अवॉइडेंस या किसी मनोरचना के रूप में ही हो। तो इस जो प्रक्षेपण विधियां हैं इनके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और प्रक्षेपण विधियां जो हैं सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने जो भी उद्दीपक उपस्थित किया जाता है
उसे इस तरह से अवसर मिलता है व्यक्ति को कि वह व्यक्ति जो है उसके जीवन के छुपे हुए तथ्यों को इस उद्दीपक स्थितियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सके। यानी एक तरह से जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं, इनकी जो सामग्री होती है यह संरचित प्रकार की नहीं होगी। जितनी ही सामग्री जो है असंरचित होती है या अर्ध संरचित प्रकार की होती है, इस विधि से अध्ययन करने में सफलता उतनी ही अधिक मिलती है। आगे हम आपको परीक्षण विधियों के कुछ, प्रक्षेपण विधियों के कुछ अन्य विधियों और प्रकारों के बारे में बताएंगे। अभी हम सामान्य रूप से आपको प्रक्षेपण विधियां क्या हैं, इनका अर्थ, विशेषताएं और सीमाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जो प्रक्षेपण विधियां हैं, इनमें जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, वह जो सामग्री होती है वह एक अर्थ वाली न होकर अनेक अर्थ वाली हो सकती है। और इसलिए यह जरूरी नहीं है कि प्रयोज्य यह समझ ही जाए कि कौन सा उत्तर सही है या कौन सा गलत है। इसमें यह नहीं होता है। और अनेक अर्थ होने वाली सामग्री के कारण इसका प्रत्युत्तर में भी काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इस परीक्षण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, वह जो सामग्री होती है वह पूरी तरह असंरचित यानी पूर्ण स्पष्ट नहीं होती है या अर्ध संरचित होती है। इस प्रकार की जो सामग्री की होती है, वह व्यक्ति जो होता है इस प्रकार की सामग्री से विचारों की अभिव्यक्ति करता है। और एक तरह से यह सामग्री जो होती है व्यक्ति के चेतन और अचेतन को अभिव्यक्त कराने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है, क्योंकि जो सामग्री दी जाती है वह न संरचित होती है न स्पष्ट होती है। और ऐसे में व्यक्ति जो प्रतिक्रियाएं देता है वह उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह जो विधि होती है, इसका जो उपयोग होता है वह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। यानी एक बार में एक ही व्यक्ति पर करना ज़्यादा उत्तम होता है। और परीक्षणकर्ता जो होता है उसका प्रभाव जो होता है प्रयोज्य के ऊपर, जैसे कि अन्य विधियों में परीक्षणकर्ता का प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है, यह दिक्कत इस विधि में नहीं आती है। इस विधि के द्वारा, यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डायग्नोसिस कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है। यह जो विधि है, यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है। और इस विधि के द्वारा, यह प्रक्षेपण विधियां ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा चेतन अचेतन स्तर की अभिप्रेरणाएं और व्यक्तित्व संरचना का अध्ययन गहन स्तर पर किया जाना संभव होता है। यह विधियां जो हैं, इनके द्वारा व्यक्ति के संवेग, अभिप्रेरणाओं, अनुभव, विचारों, अभिवृत्तियों आदि का अध्ययन विश्वसनीय ढंग से किया जाता है। क्योंकि आपको बार बार हम बता रहे हैं कि इसकी जो सामग्री होती है वह स्पष्ट नहीं होती है, संरचित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रयोज्य जो कुछ भी व्यक्त करता है वह उसके अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा अभिव्यक्ति मिलती है, उस आधार पर प्रयोज्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन
उसकी आवश्यकताओं, उसकी अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं, अभिवृत्तियों, इन सब का अध्ययन गहन स्तर पर करने में हमको सुविधा होती है। यह जो विधियां होती हैं, यह आंतरिक विचारों, भावनाओं और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की भी अभिव्यक्ति करती हैं। इसके द्वारा चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के विचारों का अध्ययन, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। यह जो विधि है, इसके द्वारा जो ये अध्ययनकर्ताओं का ये कहना है कि इस विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वह विश्वसनीय और वैध होते हैं। इस विधियों का उपयोग जो है, हमने आपको पहले भी बताया कि सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर इसका उपयोग किया जा सकता है और इसके द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व की को बहुत ही अच्छी तरह से इस विधि की सहायता से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में बहुत ही आसानी, सहजता और सुगमता। प्रक्षेपण विधियों की जहाँ विशेषताएं हैं, वहीं कुछ दोष भी हैं। यह जो प्रक्षेपण विधियां हैं, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनकी रचना करना और इनका मानकीकरण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। साथ ही साथ ऐसी जो विधियां हैं, इनकी प्रशासन, गणना, विवेचना, इनके लिए जो परीक्षण करता है, उसका ट्रेंड होना बहुत ही आवश्यक है। जो प्रशिक्षित अध्ययन करता नहीं होगा, वह इन विधियों का उपयोग नहीं कर सकता है। और परीक्षार्थी और प्रशिक्षण करता जब तक कि दोनों के बीच में, यानी जो एक्सपेरिमेंटर है, अध्ययन करता है, और प्रयोज्य, दोनों के बीच में अगर रैपर्ट फॉर्मेशन, सौहार्द संबंध जो हैं अच्छी ढंग से नहीं होते हैं, तब तक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होने की संभावना नहीं रहती है। यह जो विधियां हैं, यानी जो प्रक्षेपण विधियां हैं, इनका जो आंकड़ों का संकलन किया जाता है, इनके द्वारा जब हम डायग्नोसिस कार्य करते हैं और इसके लिए हमको जो आंकड़ों का संकलन करना होता है, उसमें समय बहुत अधिक लगता है और समय अधिक लगने से थकान भी उत्पन्न होती है और अरोचकता भी उत्पन्न होती है। यह जो विधियां होती हैं, इन विधियों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, इनकी विश्वसनीयता और वैधता बहुत अधिक नहीं होती है। अभी हमने कहा कि इनकी विश्वसनीयता और वैधता उच्च होती है, लेकिन अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का यह आक्षेप है कि इन विधियों की विश्वसनीयता और वैधता अधिक नहीं होती है, क्योंकि इनके जो निष्कर्षों की जो एनालिसिस प्रोसेस है, वो उस पर काफ़ी हद तक जो अनेक मनोवैज्ञानिक जब अध्ययन कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए विश्लेषणों में अंतर पाया जाता है। यह जो विधियां हैं, इन विधियों का जो उपयोग है, वह अनुसंधानों की अपेक्षा जो है चिकित्सा आदि के क्षेत्र में अधिक होता है। हमने आपको बताया कि डायग्नोसिस कार्य के लिए यह प्रक्षेपण विधियां व्यक्ति के अचेतन तक पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम है और इन विधियों का प्रयोग जो है सामान्य असामान्य सब पर किया जा सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, और हम आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में ही बता रहे हैं कि इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। इस विधि का एक दोष यह भी है प्रक्षेपण विधि का कि इसके जो प्रशासन, मूल्यांकन
और गणना में कोई सामान्य जो व्यक्ति है वह इसका कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर अप्रशिक्षित व्यक्ति है तो वह इसके माध्यम से अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए इस प्रकार की विधि के उपयोग के लिए मुख्य बात यह होती है कि जैसे निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है, वैसे ही इस विधि के द्वारा भी किया जाने वाला अध्ययन प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं के माध्यम से किया जाए। और इस विधि से जो भी हम मापन का कार्य करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है। इस प्रकार की विधियों की रचना और मानकीकरण कठिन होने के कारण इसका उपयोग अनेक मनोवैज्ञानिक अपने नैदानिक कार्यों में करने से बचते हैं। इस प्रकार की जो विधि है इसकी विश्वसनीयता और वैधता की गणना करना कठिन है, क्योंकि इन विधियों में कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं की जाती है, सांख्यिकीय गणनाएं नहीं की जा सकती हैं। मनोविज्ञान की अन्य जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग इस विधि का क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में ही किया जाता है और डायग्नोसिस के क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो माने नैदानिक मनोविज्ञान में जो रिसर्च वर्क होते हैं उसके लिए यह विधि बहुत ही अधिक उपयोगी मानी जाती है। यह जो विधि है इसका उपयोग जो है वह हम ज़्यादातर सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा असामान्य और असमायोजित व्यक्तियों पर करते हैं। जो प्रोजेक्टिव मेथड हैं स्टूडेंट्स, वह कई प्रकार के हैं। हम आपको आगे के उसमें आपको कुछ प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में बताएंगे। यह जो आज हमने आपको प्रक्षेपण विधियों की सामान्य विशेषताओं के और इनकी सीमाओं के बारे में बताया, और हम चूंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस तरह से डायग्नोसिस का कार्य किया जाता है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने आपको ये बताया कि डायग्नोसिस के कार्य के लिए जो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं उन विधियों में से प्रक्षेपण विधि एक प्रमुख विधि है जिसका बहुत ही व्यापक तौर पर निदान कार्यों में उपयोग किया जाता है। कल हम आपको कुछ अन्य प्रक्षेपण विधियों के बारे में बताएंगे। आज तो सामान्य रूप से प्रक्षेपण विधि क्या है, इनकी अर्थ, विशेषताएं, सीमाएं आदि के बारे में आपको बताया। कल इसके प्रकारों के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। थैंक यू।